हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। और आज हम प्राचीन इतिहास के इस पार्ट में प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अक्सर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो हम उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाने चल रहे हैं जो परीक्षा में अवश्य ही कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो ये 25 प्रश्न हैं और इन 25 प्रश्नों में से हमारा ये पहला प्रश्न है, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था। मतलब किस कारण से डच जो है भारत में अपनी व्यापारिक पराजय प्राप्त किए थे या व्यापार में वो कैसे पीछे हो गए थे, क्या कारण था। तो देखिए ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं इन्हीं में से आपको ऑप्शन चूज करना है। उनकी सांप्रदायिक नीति के कारण, या भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे ऐसा कुछ था, आपसी द्वेष, या कमजोर समुद्री शक्ति। तो जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कमजोर समुद्री शक्ति। अंग्रेजों की अपेक्षा इनकी जो समुद्री शक्ति थी वो कमजोर थी, इसलिए भारत में डच जो है व्यापारिक पराजय प्राप्त किए थे। कुल मिलाकर व्यापार में ये अंग्रेजों की अपेक्षा काफी पीछे हो गए, उसका कारण रहा कमजोर समुद्री शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन ने सिफारिश की थी। हंटर कमीशन किससे संबंधित है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या हंटर कमीशन ने सिफारिश की थी, किसकी की थी सिफारिश, ये आपको बताना है। ऑप्शन है उच्च शिक्षा, प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, या हिंदू शिक्षा। तो देखिए सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा व महिलाओं की शिक्षा पर क्या किया था, इन्होंने काफी जोर दिया और 1854 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। और उसमें जो है ये कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा तथा विद्यालय की जो विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होनी चाहिए, इस पर बल देने के लिए कहा गया, जिसे क्या कहा गया, वुड का घोषणा पत्र। लेकिन यहां हंटर कमीशन की अगर बात है तो हंटर कमीशन क्या था। हंटर कमीशन के द्वारा, यह हंटर कमीशन जो है 1882 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने WWW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जो क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात, मतलब 1854 में जो तात्कालिक गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके द्वारा जो एक पत्र लिखा गया था, घोषणा पत्र, वुड घोषणा पत्र जो कहलाया, उसमें जो शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के लिए कहा गया था या शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया था, किसके, महिलाओं की शिक्षा पर, और छोटे बच्चों की शिक्षा जो है मातृभाषा में हो और विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है अंग्रेजी में हो। ये जो उस वुड के घोषणा पत्र में था उस पर कितना आगे काम हुआ, इसी का आकलन करने के लिए 1882 में क्या हुआ, हंटर आयोग गठित हुआ। और WW हंटर की अध्यक्षता में यह आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात जो भी प्रगति हुई है उसी का आकलन करने के लिए, उसी की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया। इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्य की समीक्षा करना ही नहीं था, बल्कि क्या था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर क्या उस समय तक प्रगति हुई इसका आकलन करना था, या कहां तक सीमित रह गई थी इसका आकलन करना था। तो आप समझ गए होंगे कि हंटर कमीशन जो था वो मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा मींस प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा कि हंटर कमीशन जो था वो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सालाबाई की संधि के बाद पेशवा बना। तो सालबाई की संधि के बाद पेशवा कौन बना, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, माधव नारायण राव और बालाजी बाजीराव, राघोबा बाजीराव। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि सालाबाई या सालबाई की संधि के बाद पेशवा कौन बना था। तो सालबाई की संधि के बाद पेशवा बने थे माधव नारायण राव, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है, लेकिन गवर्नर जनरल कौन? प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पिंडारियों का दमन निम्न में से किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट्रम, हेनरी लॉरेंस, स्लीमैन, सर टॉमस हिस्लो। तो देखिए अगर बात है पिंडारियों के दमन की तो सर टॉमस हिस्लोप तो थे ही, लेकिन आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। पिंडारियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में प्रारंभ हुआ था, और उसने क्या किया? पिंडारियों के दमन के लिए 2 कमान बनाई, और एक का नेतृत्व तो स्वयं किया और दूसरी कमान किसको सौंप दिया? सर टॉमस हिस्लोप को सौंप दिया था। तो देखिए यहां जो ऑप्शन है आपके क्वेश्चन में वो है सर टॉमस हिस्लोप, जबकि यहां जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं दिया गया है। तो हमें तो जो ऑप्शन है 2 में से कोई भी दिया है तो वो पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस शासक ने औरंगजेब को बादशाह स्वीकार किया? ऑप्शन है हमारा बल्ख, बीजापुर और गोलकुंडा, ईरान। तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ईरान, ईरान के शासक ने जो है क्या किया? औरंगजेब को बादशाह स्वीकार किया। औरंगजेब की गद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ? उनकी सफलताओं की बधाई ये बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ रहा था, और इसी सफलताओं की बधाई देने के लिए शाह अब्बास जो बुदाक बेग थे उनके नेतृत्व में एक सर्वोच्च राजदूत मंडल भेजा गया ईरान से। तो क्या हुआ? ईरान के जो शासक थे वो इनकी प्रशंसा के लिए उन्होंने एक राजदूत मंडल भेजा, और इस घटना का मनुची द्वारा रचित हिस्टोरिया दी मोगौर आपने सुना है। ये किसके द्वारा रचित है? मनुची के द्वारा। तो मनुची के द्वारा रचित हिस्टोरिया दी मोगौर, ये भी आप याद रखिएगा कि हिस्टोरिया दी मोगौर किसकी रचना है? तो मनुची की है। उसमें ये उल्लेख किया गया है कि सब मतलब औरंगजेब जब बादशाह बना तो इसे सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकारा? ईरान के शासक ने। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अवध विलय के समय वहां का डिप्टी कमिश्नर कौन था? मतलब जब अवध का विलय हुआ तो उस समय अवध का डिप्टी कमिश्नर कौन था आपको बताना है। हैवलॉक, नील, आउट्रम, स्लीमैन। तो देखिए यहां जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आउट्रम होना चाहिए। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था ये इस प्रकार से होना चाहिए आउट्रम। तो देखेंगे अवध विलय के समय वहां का जो डिप्टी कमिश्नर था वो यही था, कौन? आउट्रम। 1854 में कर्नल स्लीमैन के स्थान पर आउट्रम लखनऊ रेजिडेंट के जो है लखनऊ के ये रेजिडेंट बन के आए, और रेजिडेंट मीन्स वही डिप्टी कमिश्नर। और जिसके अवध के प्रशासन पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ? 13 फरवरी 1856 की घोषणा के अनुसार अवध रियासत का विलय कर लिया गया। तो ये अवध के विलय की बात पूछी जा रही। अवध के विलय के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो अवध के विलय के समय पर डिप्टी कमिश्नर आउट्रम था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से किसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई? तो देखिए हमारा जो ऑप्शन है जॉन सोर, वेलेजली, लॉरेंस, डलहौजी। हस्तक्षेप न करने की नीति अर्थात अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप का मतलब हस्तक्षेप न करने की नीति। इसकी जो उत्पत्ति का मुख्य आधार था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। इसी से प्राप्त होता है अहस्तक्षेप की नीति। और इस एक्ट के बनने के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है पहला गवर्नर जनरल था जिसने इसके अनुसार हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करने का प्रयास किया, लेकिन ये बहुत सफल नहीं रहा। सर जॉन सोर प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने वास्तव में अहस्तक्षेप की नीति का प्रतिबद्धता से पालन किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए
राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठों का तेवर इस मराठा पेशवा की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया। यह वाक्य अंग्रेजों ने किस मराठा पेशवा के लिए कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले के भी वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, थोड़ा सा उसका फॉर्म कुछ बदला हुआ था, लेकिन चलिए देखते हैं। मराठों का तेवर इस मराठा पेशवा की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया, मतलब ये जो मराठा अभी जिसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु के बाद अब जो है मराठों का तेवर जो है वो शिथिल पड़ जाएगा, ऐसा कहना था अंग्रेजों का। वो किस मराठा पेशवा के लिए कह रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस, यही इसका राइट ऑप्शन है, नाना फडणवीस। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसका क्रम सही नहीं है? आपको बताना है किसका क्रम सही नहीं है। महावत खां, जहांगीर, बैरम खां, अकबर, शाइस्ता खां, हुमायूं, किचलिक खां, हुमायूं। तो महावत खां जो थे ये जहांगीर का जो है प्रमुख सेनापति था, और बैरम खां क्या था? अकबर का संरक्षक था। अकबर का जो है संरक्षक था कौन? बैरम खां। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा। और वकील भी था, मतलब सारा सुझाव सलाह सब वही दिया करता था, वही उसका संरक्षण किया करता था। तो शाइस्ता खां क्या था? वो औरंगजेब का मामा था, लेकिन हुमायूं से कोई मतलब इसमें नहीं है। तो निम्न में से किसका क्रम सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये शाइस्ता खां जो था हुमायूं से रिलेटेड नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किन मुगल बादशाहों ने अपने प्रमुख सद्र को हटा दिया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, तो अकबर तो था। चलिए देखते हैं। शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और औरंगजेब। तो आप ध्यान देंगे कहीं अकबर के चक्कर में पढ़कर आप ऑप्शन नंबर ए को टिक ना कर दें, ये गलती ना करिएगा, क्योंकि अकबर और जहांगीर ना होकर अकबर और औरंगजेब थे। ये ऐसे शासक थे, ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपने प्रमुख सद्र को हटा दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन है ये कि अकबर ने आज्ञा निकाली कि हज यात्रा अनिवार्य नहीं है। कुछ कारण रहा होगा तब अकबर ने ऐसा कहा कि हज यात्रा जो है अनिवार्य नहीं है, मतलब आप चाहें तो जाएं, ना चाहें तो ना जाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। अब क्यों कहा, उसका कारण देखिए, क्या बताना है आपको। कारण इसीलिए लिखा गया है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दीन इलाही के अनुसार नहीं है। क्या दीन इलाही के अनुसार नहीं था ऐसा? वह इसके विरुद्ध था। क्या शासक अकबर जो है इसके विरुद्ध था? नहीं। आगे देखिए, अकबर इसे नापसंद करता था, मार्ग पर शत्रुओं का अधिकार था। तो देखिए यहां जो ऑप्शन जो है हमारा डी, ये राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अकबर ने हज यात्रा को अनिवार्य जब कहा कि अनिवार्य नहीं है या अनिवार्य नहीं मानने की जो आज्ञा निकाली थी, उसका कारण यही था। उस समय क्या था, मक्का को जाने वाला जो समुद्री मार्ग था उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, और उस समय पुर्तगाली जो थे ये क्या थे, सम्राट के शत्रु हुआ करते थे। तो इसी कारणवश उन्होंने जो है हज यात्रा को अनिवार्य न होने की आज्ञा निकाली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अकबर ने निम्न में से किस राजवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया? मतलब अकबर का वैवाहिक संबंध किस राजवंश से हुआ या किस राजवंश के साथ हुआ? बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, बूंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, आमेर। आमेर के शासक भारमल जो 1562 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने अकबर से ये भेंट करने गए और उनकी इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, और अब सोचा कि अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ हम वैवाहिक संबंध बना लें।
तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया और इससे क्या हुआ, इनके संबंध मधुर हो गए। अब जो शत्रुता थी वो मित्रता में बदल गई। तो क्या हुआ, ये स्वेच्छा से पहले राजपूत थे जिन्होंने क्या किया, स्वेच्छा से जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्री का विवाह करके वैवाहिक संबंध बना लिया। तो देखिए यहां अकबर की बात है कि अकबर ने निम्न में से किस राजवंश के साथ अपना वैवाहिक संबंध बनाया, तो वे हैं आमेर के राजा भारमल, मीन्स आमेर राजवंश। आमेर कहां है, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। सैयद बंधु जो थे, इनका दमन करने के लिए किस गुट ने, मतलब कौन सा ऐसा समुदाय था, कौन सा ऐसा समूह था जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। और देखिए ऑप्शन जो है वो है अफगानी, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। ये सैयद बंधुओं के समय में ये चार जो हैं, अफगानी, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी, ये चार क्या हुआ करते थे, चार मुख्य दल हुआ करते थे। और उस समय सन 1720 में सैयद बंधुओं में जो ये, मतलब जो ये चार हैं, तुरानी, ईरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी, इनमें जो हिंदुस्तानी दल के नेता थे उनका पतन सम्राट के विश्वास होने की वजह से नहीं हुआ। हुआ तो इनका पतन, लेकिन ऐसा नहीं कि सम्राट का विश्वास इन्होंने खो दिया था या सम्राट की नजर में ये खराब हो गए थे। जबकि क्या कारण था, उस समय जो तुरानी थे, निजामुल मुल्क और अब्दुल अमीन खां, ये जो है तुरानी दल के नेतृत्व या करने वाले थे या तुरानी दल के मुख्य नेता थे। यही जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। और इन्होंने क्या किया, जो सैयद बंधुओं में जो ये चार जो ऑप्शन जो देख रहे हैं उनके शासनकाल में, अफगानी, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी, उनमें से तुरानी जो थे, जिनका मैंने नाम बताया आपको, निजामुल मुल्क और अब्दुल अमीन खां, इनके नेतृत्व में जो तुरानी दल था ये अधिक शक्तिशाली हो गया। और इसी ने क्या किया, इसी ने जो है हिंदुस्तानी जो दल था इसको जो है, मतलब कुल मिलाकर राजा की निगाह में इसको बुरा बना दिया। तो यहां जो क्वेश्चन है हमारा, सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, वो है तुरानी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अकबर निम्न में से किस वंश से संबंधित था। तो अकबर किस वंश से संबंधित था आपको बताना है, तुर्क, ईरानी, अफगानी, मंगोल। तो अकबर जो था वो तुर्क से संबंधित था। अकबर जो है किसका पुत्र था, अकबर हुमायूं का पुत्र और बाबर का पौत्र था। 1526 ईस्वी में क्या हुआ, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की, वही जो है क्या हुआ, उसी के तो ये शासक रहे आगे चलकर, मुगल वंश की। और तुर्की नस्ल के ये चगताई वंश के थे। अब कहीं कहीं परीक्षा में तुर्क ना देकर चगताई वंश भी दिया रहेगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। परंतु आमतौर पर क्या हुआ, उसे मुगल पुकारा गया आगे चलकर। तो मुगल वंश के संस्थापक जो है वो कौन है, बाबर है। और बाबर के ये पौत्र हैं अकबर। अकबर का जो पिता था वो सुन्नी और उनकी माता जो थी वो शिया मुसलमान थी। तो ऑप्शन जो हमारा यहां तुर्क है, अगर तुर्क दिया है तो तुर्क, और तुर्क ना देकर चगताई वंश दिया रहेगा तो फिर चगताई वंश पर आपको टिक करना है। तो मैंने दोनों आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। जहांगीर ने निम्न में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहां छाया चित्र बनाने के लिए भेजा। तो देखिए ईरान के शाह के यहां जहांगीर जो है वो बहुत ही चित्रकारी बहुत पसंद करता था और पशु पक्षियों से भी उसका बड़ा लगाव था, बाग बगीचों से उसका बड़ा लगाव था। तो देखिए जहांगीर ने चित्रकार को भेजा था, लेकिन किस चित्रकार को भेजा था, कहां भेजा था, ईरान भेजा था। ये सब भी आपको दिमाग में रहना चाहिए। और कहां भेजा, ईरान के शाह के यहां भेजा छाया चित्र बनाने के लिए। मीन्स कुछ
दीवार पर चित्र वगैरह बनाने के लिए, छायाचित्र उसी को कहेंगे जो फोटोज मान लीजिए बनाने के लिए। तो अब देखिए कि कौन गया था ये आपको बताना है, या किसको भेजा गया था। तो दसवंत, बिशन दास, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने क्या किया, अपने प्रमुख चित्रकार बिशन दास, ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं को जो है भेजा था। कहां भेजा था, फारस के, ईरान मीन्स फारस, समझिएगा इस बात को भी, फारस के शाह के यहां भेजा था। और किस लिए भेजा था, उनके परिवार और उनके जो प्रमुख अमीर थे, उन अमीरों के छायाचित्र बनाने के लिए फारस भेजा था या ईरान भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है, बिशन दास को भेजा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में एक काव्य चित्र लिखकर औरंगजेब के पास भेजा था, वह निम्न में से कौन सा था या किस नाम से था। तो जपलामा, जफरनामा, मुंतखबुल लुबाब, फुतुहाते आलमगीरी, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको चूज करना है। तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा नाम से पत्रों का संकलन किया था, जो मुगल सम्राट औरंगजेब के पास इन्होंने भेजा था। वो जो पत्र था वो जफरनामा नाम से था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 5 रात्र यज्ञ निम्नलिखित में किसके बारे में बल दिया गया है। 5 रात्र यज्ञ, 5 रात्र से आप समझ रहे होंगे कि 5 रात्रि, जैसे नवरात्रि आप जानते हैं वैसे पंचरात्रि या 5 रात्रि। यज्ञ निम्न में से या निम्नलिखित में से किसके बारे में या किससे संबंधित है या किसके बारे में अधिक बल दिया गया था। 5 रात्र यज्ञ में सबसे ज्यादा किस चीज पर बल दिया गया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, भक्ति, ज्ञान, करुणा, त्रिक दर्शन। तो जो पंचरात्र यज्ञ हुआ करता था ये संबंधित था किससे, भक्ति से, ऑप्शन नंबर ए। इसमें होता क्या था, इसमें यह होता था कि आस्तिकवाद और भक्ति इनके एक विस्तीर्ण, उस समय जो है वैष्णव संप्रदाय जो है पंचरात्र मीन्स 5 रातों वाला जो ये यज्ञ था, इसमें क्या किया जाता था, वासुदेव कृष्ण और उनके परिवार, वासुदेव कृष्ण और उनका जो परिवार था उनके बारे में कथा कही जाती थी। तो ये किससे संबंधित था, कुल मिलाकर भक्ति से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूर्य ने यम से कहा, सूर्य ने यम से कहा, चलिए, सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, इसका निम्न में से किसमें उल्लेख है। सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा, यह कहां उल्लिखित है, हरिवंश पुराण में, विष्णु पुराण में, कठोपनिषद या प्रश्नोपनिषद। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण से संबंधित, विष्णु पुराण में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है कुछ, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो देखिए किस अधिनियम के द्वारा पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय शासक अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। लेकिन थोड़ा इसको हम समझ लें, भारतीय शासन अधिनियम 1919 से ब्रिटिश शासन के 9 गवर्नरों द्वारा
शासित प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का आंशिक ही परंतु प्रथम उपयोग किया गया, पहली बार उपयोग किया गया। और ये प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, सेंट्रल सर्विसेज सेंट्रल प्रोविंसेस में आते थे, और असम और बर्मा। तो मध्य प्रांत और असम और बर्मा, साथ में बिहार, उड़ीसा, पंजाब प्रांत, संयुक्त प्रांत और बंगाल, बंबई और मद्रास, ये जो है 9 ऐसे प्रांत थे जहां पर क्या किया गया? उत्तरदायी सरकार का आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? मतलब मुस्लिम लीग से जिसका लगाव न रहा हो या मुस्लिम लीग में जो शामिल न रहा हो। ऑप्शन नंबर ए, फजलुल हक, ऑप्शन नंबर बी, सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी, आगा खां, और डी में है अबुल कलाम आजाद। तो ये अबुल कलाम आजाद जी जो थे ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। 1906 में क्या हुआ? आगा खान ढाका के नवाब और नवाब मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में क्या हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसके अतिरिक्त फजलुल हक भी लीग के प्रमुख कार्यकर्ता में थे। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे ये मुसलमान उलेमाओं की राष्ट्रवादी संस्था मदरसा देवबंद के प्रमुख थे। समझ रहे हैं? ये मदरसा देवबंद के प्रमुख थे और ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। जिन्होंने क्या किया? अपने समाचार पत्र अल हिलाल में बुद्धिवादी और राष्ट्रीय विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया। मतलब ये संलग्न तो हर जगह थे लेकिन मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ या कैसी घटना घटी उसके बारे में आपको बताना है। तो प्लासी युद्ध के बाद इन्हें कैद कर लिया गया, प्लासी युद्ध में ही इन्हें कैद कर लिया गया और मीरन ने इनकी हत्या कर दी। ये 2 चीजें यहां दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है ए बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी में है ए गलत है बी सही है। तो देखिए क्या हुआ? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो है वहां से भाग खड़ा हुआ। क्या हुआ? वहां से ये भाग खड़ा हुआ। और कब हुआ प्लासी का युद्ध? सन 1757 ईस्वी में 23 जून को हुआ। और जब ये पराजित हुआ तो ये जो है वहां से भाग गया कहां? मुर्शिदाबाद। और वहां से फिर चला गया पटना और पटना में ये पकड़ा गया। और क्या हुआ? मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसी के हाथों द्वारा ये मारा गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है कि मीरन के द्वारा ये मारा गया। लेकिन हमें जो ऑप्शन नंबर ए या बी को टिक नहीं करना है, हमें क्या करना है? जो नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से चूज करना है कि ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है। हम बी अकेले को भी टिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कह रहा है ए गलत है बी सही है। तो गलत, ए गलत है ये सही है और बी जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये युद्ध में कैद नहीं किया गया था, मीरन के द्वारा मारा जरूर गया। मीर जाफर का पुत्र मीरन था, उसके द्वारा मारा गया लेकिन कैद नहीं किया गया था युद्ध में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार निम्न में से किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। शाह आलम, आप देखिए शाह आलम तो है लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शाह आलम द्वितीय है, ऑप्शन नंबर डी, न कि ऑप्शन नंबर ए। कहीं आप चक्कर में पड़ जाए, जल्दबाजी में टिक कर दें शाह आलम है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो शाह आलम द्वितीय आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों को सर्वप्रथम दीवानी का अधिकार निम्न में से किसने दिया? शाह आलम द्वितीय ने। अब हुआ क्या? प्लासी के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया और इसके बाद क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में जब इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया सन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली तब तो फिर अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारत पर हावी हो गया था। भारत अब इनका पूरा भारत अब इनके संरक्षण में हो गया, पूरा इनका गुलाम बन गया एक हिसाब से देखा जाए। तो फिर हुआ क्या? उस समय जो है शाह आलम जो थे, सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये भाग गए वहां से।
अब बाद में क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने इन्हें जो है फिर संरक्षण में ले लिया और इलाहाबाद में इनको रखा गया। और इलाहाबाद में क्या हुआ, एक संधि हुई जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। वो कब हुई, वो हुई इलाहाबाद की दूसरी संधि है, ये 1765 में हुई। तो 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा क्या हुआ, कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये 3 जगह की दीवानी इनको दे दी गई। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जिसके बदले कंपनी ने क्या किया, सम्राट को 26 लाख रुपया देने का वचनबद्ध हुए कि हम 26 लाख रुपया सम्राट को देंगे और साथ में निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देने की बात कही। तो यही इनका सौदा तय हुआ और इस हिसाब से ये जो है इनकी संधि हुई, जो इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से जानी जाती है। कब हुई, 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वह निम्न में से किसके बारे में है? सती प्रथा के बारे में, शिक्षा के बारे में, कृषि के बारे में या समाचार पत्र की स्वतंत्रता के बारे में? तो आप देखेंगे 1835 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो किससे संबंधित था, शिक्षा से। कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, शिक्षा का अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र मिनट के नाम से जो जाना गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनट स्मरण पत्र जो था वो किससे संबंधित था, शिक्षा संबंधित था और किसका था, लॉर्ड मैकाले का था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार उस समय थी। 7 मार्च 1835 को ये प्रस्ताव जो है मैकाले का दृष्टिकोण जो है अपनाया इन्होंने, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इन्होंने क्या किया, कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उत्पन्न कराने का जो प्रयास था उनका, उसी के लिए सारी धनराशि निमित्त कर दी गई। और इस प्रकार से जो हमारा मतलब है कुल मिलाकर 1835 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था वह निम्न में से किसके बारे में था, तो शिक्षा के बारे में था, मिनट स्मरण पत्र के द्वारा। आप क्या ध्यान देंगे, शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। समुद्र का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? मीन्स समुद्र का उल्लेख किस में किया गया, किस ग्रंथ में? ऐतरेय, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। समुद्र का जो उल्लेख किया गया है वो ऐतरेय नामक ग्रंथ में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। और अब हर वीडियो की तरह इसमें भी एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट के थ्रू देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न को सुमेल कीजिए। स्लीमैन, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, लॉर्ड रिपन और विलियम, सती प्रथा और ठगी। तो इनमें से कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। स्लीमैन का संबंध किससे है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट से या विलियम से या ठगी प्रथा से? लॉर्ड रिपन का किससे मतलब है और सती प्रथा का किससे संबंध है? तो ये जो है आपको टिक करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन हो उसको आप चूज करके टिक करेंगे और कमेंट के थ्रू आप अपना आंसर बताएंगे। तो देखिए मैंने जो भी इसमें 25 क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराए हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए वो सभी परीक्षा के लिए, यूपीपीसीएस के लिए या फिर आपका पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए या जहां भी इतिहास से संबंधित स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं उन सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि जो भी क्वेश्चन रखूं वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो और मेहनत भी सफल हो, कि आप इनको पढ़ें तो परीक्षा में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिले, ताकि आपको लगे कि मैंने जो तैयारी की, मैंने जो मेहनत किया वो सार्थक सिद्ध होगी। तो चलिए हम देखते हैं अब इसी लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट के थ्रू देना है। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।